हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। आज है 14 सितंबर यानी कि नेशनल हिंदी डे। आज के दिन दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को नेशनल हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल के साथ और डिटेल के साथ क्विज आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्विकली रिवीजन कर लेंगे कल के क्वेश्चंस का, उसके बाद आज का करंट अफेयर देखेंगे। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया है इगा स्वितेक ने, और कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन। अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक हुआ, इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना शामिल थी। पंजाब और हरियाणा में हुआ ये। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव दोस्तों राजस्थान में आयोजित हुआ। और उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल मुंबई ने शुरू किया। और नागालैंड में पहला नागा मिर्च महोत्सव यानी नागा चिली फेस्टिवल आयोजित किया गया। नागा मिर्च पहला प्रोडक्ट भी है नागालैंड का जीआई टैग पाने वाला। नौसेना ने दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टील फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया है। आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी के बाद अब आईएनएस तारागिरी, तीनों स्टील फ्रिगेट का नाम आप याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों की अधिकतम संख्या 250 पर लिमिटेड कर दी है। 272 से 250 पर लिमिट कर दिया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। ऐसे ही रिवीजन दोस्तों आप हमारी ई बुक से कर सकते हो। मंथली ई बुक आती है, हर एक महीने की आती है, डिटेल के साथ रहता है उसमें कंटेंट। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है। हर एक चैप्टर को बहुत ही बाखूबी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा जाता है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। ये ई बुक आपका 100% कवरेज दिलाती है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस बुक को परचेज करते हैं हर एक महीने आकर के। आप लोग भी इसका फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप से ही आपको ये ई बुक मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी ई बुक प्राप्त कर सकते हो, सिंपली गूगल पे या फोन पे कर करके। तो आप वहां से भी इस ई बुक को जरूर परचेज कीजिए। एक बार आप ई बुक लेकर के देखिए, उसके बाद अगले महीने से मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में दोनों अवेलेबल है, आपको जो सुटेबल लगे वो ले सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। SIIMA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? दोस्तों अभी हाल ही में SIIMA अवार्ड्स की घोषणा यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स की घोषणा हुई, और इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई पुष्पा। पुष्पा द राइज, इसे बेस्ट फिल्म चुना गया। देखिए SIMMA 2022 कंप्लीट अवार्ड लिस्ट है जो मैं आपको शो करा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें साउथ इंडियन सिनेमा को अवार्ड दिया गया इन मूवीज को। देखो अभी अभी तक आप सुनते होंगे फिल्म फेयर वगैरह, तो उसमें बॉलीवुड मूवी को दिया जाता है। ठीक है ना, और भी जो अवार्ड्स होते हैं मैक्सिमम उसमें प्रेफर किया जाता है बॉलीवुड का। ये साउथ इंडस्ट्री में अवार्ड दिया जा रहा है। तो साउथ इंडस्ट्रीज की जो भी मूवीज हैं, कन्नड़ सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, ठीक है ना, तो उन सब के लिए अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया। यहाँ पर मैं आपको कन्नड़ सिनेमा का भी अलग से बता दे रहा हूँ और ओवरऑल का भी बता दे रहा हूँ। ओवरऑल में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में पुष्पा द राइज को मिला है, बेस्ट फिल्म चुनी गई है ये। अल्लू अर्जुन बेस्ट अभिनेता चुने गए हैं, बेस्ट एक्टर। बेस्ट क्रिटिक्स में अभिनेता चुने गए हैं दोस्तों बालकृष्ण। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है पंजा वैष्णो तेजो। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं बुची बाबू सना। कन्नड़ फिल्मों में अगर बात करें तो बेस्ट एक्टर स्वर्गीय पुनीत राजकुमार चुने गए हैं। पुनीत राजकुमार वही हैं जिनको अभी कर्नाटक रत्न मिला था, आपको याद होगा, कर्नाटक रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। युवा रत्ना मूवी के लिए इन्हें मिला है, इनकी डेथ हो गई है, आप जानते ही होंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आसिका रंगनाथ को मिला है माघ गजा के लिए। थरुण सुधीर बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं रॉबर्ट मूवी के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की? तो सिनेमा पर्यटन नीति दोस्तों लॉन्च करी है गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात में नई सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी लाई गई है और इसका उद्घाटन वहां के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी ने किया है। देखिए ये अजय देवगन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो वहां के
तो राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, कैसे फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं को जोड़ा जा सके, युवा इससे रोजगार भी हासिल कर सके, उद्यमिता भी हासिल कर सके, इसके पर्पज से ये सिनेमा पर्यटन नीति लाई गई है गुजरात में भी। क्लियर है? आपको याद होगा गुजरात में ही सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी कुछ दिन पहले आ गया था। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना था गुजरात। गुजरात आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है गुजरात, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख लो। मैं आपको गुजरात से कुछ पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से। अभी मैंने परसों ही शायद बताया था, गुजरात के लोथल में दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है। इसके अलावा अभी राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यहीं पर तो लॉन्च किया गया था, गुजरात के अहमदाबाद में। शुभंकर और गान लॉन्च किया गया था। शुभंकर क्या था? सवज नाम था। तो यानी कि राष्ट्रीय खेल यहीं पर होने वाले हैं। मैंने आपको डिफेंस एक्सपो के बारे में बताया था, अगला डिफेंस एक्सपो जो 12वां होगा वो गुजरात में ही आयोजित होने वाला है। गुजरात, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में ही दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने जा रही है। कार्बन फाइबर प्लांट भी आप याद रखेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले भूकंप स्मारक का भी उद्घाटन किया है, जिसका नाम स्मृति वन रखा गया है। भुज में जब भूकंप आया था तो जो लोग मारे गए थे उनके नाम उसमें है। और गुजरात में ही इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी लॉन्च किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने धरती पर चांद स्थापित करने के लिए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बनाने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने दोस्तों धरती पर चांद स्थापित करने की घोषणा करी है। इसके लिए ये मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बनाएगा, एक बहुत ही लग्जरियस रिजॉर्ट बनाएगा। कुछ इस प्रकार से ये देखने में होगा और ये पर्यटन की दृष्टि से बनाया जा रहा है। पर्यटक आएंगे यहाँ पर, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा इससे। तो मून रिजॉर्ट होगा मून दुबई। और इसके बारे में कल मैंने आपको एक वीडियो दी, धरती पर चांद उतारेगा यूएई करके। इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा समझाया हुआ है आपको डिटेल में कि इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही हैं यूएई को, और इससे क्या सीख लेनी चाहिए इंडिया को भी। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ ब्रीफ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दे देता हूँ। 735 फीट की इसकी ऊंचाई होगी, $5 बिलियन इस पर खर्च आ रहा है। 4 साल में ये बनकर के तैयार होगा मून वर्ल्ड रिजॉर्ट। इसमें सारी प्रकार की सुविधाएं होंगी जो एक किसी रिजॉर्ट में होती हैं। इसके अलावा चूंकि ये मून रिजॉर्ट है तो थोड़ा सा इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं, स्पेस एजेंसियां जो हैं, उनको, और जो स्पेस पैसेंजर्स होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनके भी प्रशिक्षण की भी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी। मतलब मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बन रहा है तो आपको चंद्रमा पर जाने वाली फीलिंग भी यहाँ पर दी जाएगी, जीरो ग्रेविटी वगैरह भी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस रिजॉर्ट को देखने सालाना 25 लाख पर्यटक आए जाने की अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। यूएई में स्थित है। यूएई, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह क्रॉस करते हुए इधर आ जाओगे गल्फ कंट्रीज की तरफ। तो यहां पर आपको दिख जाएगा ओमान, ओमान के बाद इधर सऊदी अरेबिया है, और इधर ये जो इतना पार्ट है ना, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी कैपिटल अबू धाबी होती है। दुबई यहाँ का महानगर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली राजधानी है भारत की और मुंबई महानगर है। ठीक है, तो अबू धाबी कैपिटल है। बहुत लोग गलती से दुबई लगा देते हैं कैपिटल, गलत तो है, दुबई मत लगाना। तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया था। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद नया प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन बना हुआ है? यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। क्लियर है? अगला है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी की जांच, साइबर क्राइम की जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पायनियर का आर्टिकल है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपी पुलिस के द्वारा ये चौथा ऐसा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस समिट था। ठीक है ना, तो चौथा संस्करण था, ये भी आप याद रखेंगे। 12 तारीख से शुरू हुआ है, 10 दिनों तक अगले चलेगा ये, और 21 सितंबर को जाकर के समाप्त होगा। साइबर क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे उनको डिटेक्ट किया जा सके, इसके लिए जो एसआई हैं, पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, और जो वरिष्ठ जांच अधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस पर। मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। बॉर्डर अपना शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। भोपाल राजधानी है, बाकी डिटेल आप पढ़ लो। मैं आपको मध्य प्रदेश से कुछ रिवीजन पॉइंट बता दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली दोस्तों न्यूज आई थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बैगलेस होने की घोषणा कर दी है। 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मध्य प्रदेश में ही आयोजित हो रहा है इस बार। ठीक है, भोपाल में आयोजित होगा। अभी जब 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था तो उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को ही चुना गया था।
मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला। मंडला जिला जो है ये पहला, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में ही तो बन रहा है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों चीतों को लाने के लिए कुनो नेशनल पार्क को चुना गया है। वहां पर नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चीते 70 सालों के बाद भारत में आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही दोस्तों स्टार्टअप नीति की अभी घोषणा करी गई थी। और मध्य प्रदेश में ही बुरहानपुर नाम का एक जिला है जो कि हर घर जल वाला देश का पहला जिला बना था। ठीक है, तो ये चीजें आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कहाँ के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है मेघालय के सीएम ने। मेघालय के सीएम ने दोस्तों अभी वहां पर रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम संगमा लॉन्चेस, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो इन्होंने लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्रणाली होगी दोस्तों, एक पोर्टल, डिजिटली पोर्टल होगा। इससे ना सिर्फ निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि यह ऑनलाइन डेटाबेस एकत्र करके यानी कलेक्ट करके खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों की निगरानी भी कर सकेगी और कार्य के लिए एक मजबूत खुफिया जानकारी प्रणाली के रूप में भी ये काम कर सकेगी। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे होंगे उन पर एक्शन भी ले सकेगी। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य के 6000 से ज्यादा जो गांव हैं उनको ऑनलाइन सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, उनकी भी डिटेलिंग की जाएगी और ऑफिसर्स की भी डिटेल्स रखी जाएगी। मेघालय आया है, तो मेघालय आप मैप में देखोगे यहाँ पर है मेघालय। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है एकमात्र भारतीय राज्य असम से। इसके अलावा ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। शिलांग इसकी कैपिटल है। कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। बाकी जानकारी आप देख लो, मैं मेघालय से आपका रिवीजन करा देता हूँ। अभी अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने ही दोस्तों ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू करी हुई थी। पिलगरी योजना इन्होंने शुरू करी हुई थी। इसके अलावा अभी असम और मेघालय के बीच में 6 सीमावर्ती जिलों के बीच में एक समझौता हुआ जो विवादों में था आज तक, तो उस पर एक समझौता हो गया है। मेघालय ने ही बचपन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है और उसके तहत 300 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य भी रखा है। और मेघालय ने अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार भी जीता हुआ है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का अभी रिसेंटली निधन हुआ है और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यही है सत्यपाल मलिक, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको, मेरे पास टाइम लिमिट होती है, 20 मिनट के अंदर ही आपको सब कुछ बताना होता है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ही जानकारियां दिया करता हूं। इस वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको देने की कोशिश करता हूं कुछ अलग तरीके से, जिससे जो चीजें लिखी हैं उन पर आप फोकस करके उनको चीजों को आप पढ़ भी सको और उससे एक्स्ट्रा मैं जो आपको बता सकूं वो भी चीजें आपको मिल सके। यानी कैसे कम समय में ज्यादा चीजें मिल पाए, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा वीडियो में। ठीक है, जो बाकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है इसको आपको स्वयं से पढ़ना होगा। ठीक है, और इन पर आपको ध्यान एक बार जरूर लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राज्य हरियाणा में स्थापित किया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, हड़प्पन कल्चर म्यूजियम। ये हड़प्पन सभ्यता को शो करेगा। आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी उसे जाना जाता था। तो हरियाणा राज्य में एक है राखीगढ़ी विलेज। राखीगढ़ी विलेज में दोस्तों हड़प्पन सभ्यता के सबूत मिले हुए थे। तो यहाँ पर एक हड़प्पन कल्चर का एक म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा होने का दावा मिलता है। ये संग्रहालय लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों का प्रदर्शन करेगा। वहां पर इसको रखा जाएगा म्यूजियम में और लोग जाकर के देखेंगे वहां पर। ठीक है, तो एक पर्यटन को एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे पहले गांव की खुदाई शुरू करी थी। उसके बाद इसको साक्ष्य मिलने शुरू हुए। तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हरियाणा में खुलेगा। क्लियर? आगे, हाल ही में केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं एएन शमसीर। एएन शमसीर दोस्तों एमबी राजेश की जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, एएन शमसीर इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द केरला असेंबली। तो ये 24वें स्पीकर हैं दोस्तों। 12 सितंबर को केरल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। एमबी राजेश की जगह पर आए हैं। कारण यह है कि एमबी राजेश जो है वहां के राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, यानी इनको मंत्री बना दिया गया है। तो अब ये विधानसभा के अध्यक्ष पद का पद छोड़ना ही था, तो अब विधानसभा सदन के 24वें अध्यक्ष एएन शमसीर बना दिए गए। क्लियर है? आगे देखते हैं। किबुथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किबुथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा।
स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे, इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका निधन हो गया था दोस्तों, आपको याद होगा दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसमें इनकी पत्नी समेत और भी 11 सोल्जर्स जो है जो सवार थे उसमें, उन सबका निधन हो गया था। किबुतु मिलिट्री गैरिसन, तो यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया है। ये मिलिट्री गैरिसन है, एलएसी के पास में ही है स्थित। तो इसका नाम बदल करके अब जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका अब नाम क्या होगा, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, एलएसी। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग भारत और चाइना से बॉर्डर लगाते हैं उसको एलएसी के नाम से जाना जाता है, और जो हम लोग भारत और पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं उसे एलओसी के नाम से, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल आप ध्यान रखेंगे। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि एलएसी जो है ना ये लद्दाख सेक्टर में ही है। नहीं, अगर हम लोग भारत चाइना से कोई सा भी बॉर्डर लगा रहे हैं ना, वो सब एलएसी का ही हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश में भी एलएसी है, सिक्किम के आसपास भी आपको एलएसी दिख जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पर जनरल बिपिन रावत जी पर आ जाते हैं। 1999 से सन 2000 में किबुथु में दोस्तों कर्नल के रूप में ये 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन की कमान संभाले हुए थे कर्नल के रूप में। तो इस वजह से भी इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मुझे यहीं पर एक और पॉइंट याद आ गया दोस्तों, अभी मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिला है, तो मैनपुरी में एक स्कूल का नाम बदलकर, एक सैनिक स्कूल का नाम बदलकर शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। जनरल बिपिन रावत जी दोस्तों पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे। इस बार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे, मरणोपरांत सम्मानित किए गए थे। तो दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हुआ था। भारत के पहले सीडीएस थे। ओके, आगे। आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी इनॉग्रेट आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट। ओके, तो ये बहुत दिनों के बाद हो रहा है, भारत में 50 साल के आसपास में बाद हो रहा है, लगभग 50 साल बाद। ठीक है, 12 से 15 सितंबर तक ये आयोजित हो रहा है और ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है। विश्व डेयरी सम्मेलन दोस्तों, ये भारतीय डेयरी हितधारक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और दुनिया भर के भी इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। अब इस सम्मेलन से भारतीय जो डेयरी किसान होंगे उनको दुनिया की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ट टेक्निक है ज्यादा से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने की, उसकी जानकारी मिल सकेगी। ठीक है ना। पिछला सम्मेलन जो हुआ था वो 50 साल पहले लगभग में हुआ था, 1974 में। तो 50 साल के बाद ये सम्मेलन भारत में हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट, इस पर मैं आपको आज हो सकता है डिटेल वीडियो दूं। देखिए, मैं अब ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी फोकस कर रहा हूं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी जो आपको वीडियो दिया करता हूं, जो डिटेल कंटेंट होता है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आप उसको जरूर देखिए। और उस पर मैं अब ज्यादा फोकस होने वाला हूं, क्योंकि कारण यह है कि आप अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल से अगर समझे रहोगे टॉपिक को ना, तो कभी भूलोगे नहीं। तो ये डेली करंट अफेयर तो चलता रहेगा, साथ साथ में ट्रेंडिंग टॉपिक के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझा दिया करूंगा दिन भर में वीडियो में। ठीक है, फिलहाल विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा करी है, इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा डेयरी क्षेत्र की क्षमता न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आजीविका का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होगा। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर का भी उद्घाटन किया हुआ है। आगे, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार नामक सैन्याभ्यास किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वत प्रहार सैन्याभ्यास ये भारतीय सेना ने दोस्तों किया है लद्दाख में। लद्दाख में 14,000 फीट ऊंचाई पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह पर्वत प्रहार नाम का सैन्याभ्यास किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो है ये भी विजिट किए यहाँ पर, और इस पर एक्सरसाइज को रिव्यू भी किए, पर्वत प्रहार। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है ये इतनी ऊंचाई पर हो रहा है। एलएसी के पास ये भी हो रहा है। देखिए आ गया ना एलएसी, यहाँ पर अभी लद्दाख में हो रहा है, तो लद्दाख में भी आपको एलएसी देखने को मिल गया, अभी वहां अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला था। क्लियर है। तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर फिलहाल ये हो रहा है पर्वत प्रहार, और ये तब हो रहा है जब अभी न्यूज आई थी रिसेंटली कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेनाएं अब पीछे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर भारत यहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना की आदत है धोखा देने की। ये पीछे होता तो है दिखाने के लिए कि मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, उसके बाद अचानक से कभी भी घुस आता है। तो ऐसी चीजें दोबारा ना हो सके, तो इसी वजह से पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज करी जा रही है। तो फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी आपके लिए और समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अगर तैयार हो गए हैं तो कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, मुझे लग जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करो और लाइक जरूर कर देना वीडियो को।
यहाँ पर मैं कल के क्वेश्चंस की बात करूंगा, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था। 36वीं राष्ट्रमंडल खेल की शुभंकर क्या नाम रखा गया है? तो सवज नाम रखा गया था। सेवा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और पीएम मोदी का बर्थडे होता है, उस दिन ये मनाया जाता है। और इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल के साथ आंसर किया था, उनके नाम है रविशंकर, आयुषी कश्यप, दिव्या एंजल और नवीन कुमार, मंटू कुमार, रविकांत कुमार, सीलू मौर्य, पूजा कुमारी, उषा साहू, प्रवेश कुमार, ठीक है। और आज अगर बात करें आपको क्या आंसर करना है आज, तो आज भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम लैब स्थापित करी थी, ये आपको बताना है। यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कल मैंने आपको 1 मिनट में ये वीडियो दी हुई थी ग्रैंड स्लैम की, तो 1 मिनट में सभी ग्रैंड स्लैम आप तैयार कर सकते हो। देखो अब फोकस हो रहा है ना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। अब ये जैसे जैसे आपने देखा पहले यूट्यूब वीडियो आती थी, अब शॉर्ट वीडियो आती है, शॉर्ट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको भी कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं, ये भी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आप 1 मिनट में सभी ग्रैंड स्लैम को तैयार जरूर करिए, जो कल की वीडियो मैंने आपको दी हुई थी। यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, आप क्लिक करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इन तक देखने के लिए। क्विज और पीडीएफ आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।